तो ना ही स्वरोजगार काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है। भाषणों में बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं लोन के, लेकिन बैंक में जब इंसान जाता है तो इतनी आसानी से लोन भी नहीं मिलते, या ये कहिए कि मिलते ही नहीं है। बैंक वाले बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस मांगते हैं। अगर कोई सेटअप कर रहा है तो वो बड़ा ट्रांजैक्शन पहले से कैसे दिखाएगा। तो हर तरफ कहीं ना कहीं जो युवा है हमारे, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं। और एक बार 25, 26, 27, 28 की एज में आकर अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, या उसने जो कुछ किया है उसमें सक्सेसफुल नहीं है, तो घर में भी बैठकर खाना खाते वक्त भी सबसे नजर मिलाना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आज का युवा क्या करे, इसके लिए गाइड करने के लिए और आज के जो हमारे मुख्य स्पीकर हैं श्री विनोद चंद्रा जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और हमारे स्टेट के राजीव गांधी स्टडी सर्कल के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री सतीश राय जी, जिनको अभी अभी एक नई उपलब्धि भी मिली है, कैडर डेवलपमेंट का काम मिला पीसीसी की तरफ से, मैं उनको इस बात की शुभकामनाएं देते हुए स्वागत करूंगा। हमारे राष्ट्रीय स्टूडेंट सेक्रेटरी, नेशनल स्टूडेंट सेक्रेटरी श्री प्रमोद पांडे जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अंकित बागबारा जी छत्तीसगढ़ से, मीर अली जी कोलकाता से, मैं सभी भाइयों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के आरंभ की घोषणा करता हूं और श्री विनोद चंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनीत। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी युवाओं का अभिनंदन करता हूं कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में भी आप सब लोग देश के उन सभी व्यक्तियों के साथ खड़े हैं जो इस देश को आगे ले चल रहे हैं, और आप सारे युवा अभिनंदन के पात्र हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं हम सभी युवाओं के मस्तिष्क में, हम एक एक करके थोड़े से समय में हम आपके बीच चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं हमारे राष्ट्रीय समन्वयक प्रोफेसर सतीश राय जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस विचार संगोष्ठी, ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर ये विचार संगोष्ठियों की श्रृंखला पूरे भारत के सभी शिक्षक और छात्र समुदायों की तरफ से आयोजित की जा रही है। और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये नवा जो व्याख्यान पुष्प है इस श्रृंखला का, जिसमें मुझको आप सब ने आमंत्रित किया है। तो मैं आपका और प्रमोद पांडे जो हमारे राष्ट्रीय स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं उनका, अभिनीत कुशवाहा जो इलाहाबाद से इस सारे कार्यक्रम को आयोजित और नियोजित करते हैं उनका, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनके कार्य की सराहना करता हूं। मेरे मित्र श्री संजय सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हृदय से ही नहीं बल्कि हर अभिव्यक्ति में युवा हैं। और मैं तो उनको अपने देखकर खुद भी कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा स्मार्ट हो जाऊं, परंतु हो नहीं पाता क्योंकि मेरे बाल वाल सब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मेरे बहुत प्रिय हैं वो संजय जी, और काफी विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, चिंतन करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और मेरे दो बहुत महत्वपूर्ण साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं लखनऊ से, प्रोफेसर अंशुमाली शर्मा जी, जो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण आइकन है उत्तर प्रदेश में, और उनके माध्यम से भारत के युवा और उत्तर प्रदेश के युवा और लखनऊ के युवा बहुत अच्छी दिशा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं अंशुमाली शर्मा जी का भी अभिनंदन करता हूं कि वे हमारे जैसे अपने युवाओं को वो दिशा देते हैं, वो हमारे भी बीच आए और हम सब के का मान सम्मान बढ़ाया। दूसरे एक बहुत प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर रश्मि सोनी भी मौजूद है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो कोविड-19 के दौरान
यूनिसेफ द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के काउंसलिंग के लिए नियुक्त हुई और उन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से प्रदेश के तमाम युवाओं की काउंसलिंग की है। तो उनका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने का अभिनंदन। हमारे बीच डॉक्टर ऐश्वर्या अवस्थी हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंथ्रोपोलॉजी की। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है युवाओं से जुड़ने की। वे भी हमारे बीच में, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर विनोद चंद्र मिश्र जी हैं जो इग्नू के काउंसलर हैं, वो भी हमारे बीच में जुड़े, उनका भी अभिनंदन है। हमारे बीच में तमाम छात्र बंधु हैं, हमारे खुद जयनारायण महाविद्यालय के तमाम छात्र जुड़े हैं। मैं क्लास पढ़ाने के दौरान मैंने उनसे कह दिया था अभी 2 घंटे पहले कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुम लोग जड़ो। इसमें मैं देख रहा हूँ ज्योति है, मोनी, गौतम है, बहुत सारे विद्यार्थी, अब नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं उन सब को, वो मुझसे सुनते रहते हैं, मुझसे जुड़ते रहते हैं, मैं उनको समाजशास्त्र पढ़ाता हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि मेरे प्रिय बच्चों, आज हम तुम्हारे विषय पे ही कुछ एक व्याख्यान देने जा रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो जुड़ जाना। 1 घंटे पहले की पूर्व सूचना पे ये बच्चे हमारे से जुड़े हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को सीधे आपके मस्तिष्क में भेजने का प्रयास करूंगा। जहां कहीं आपको कुछ लगे, आप कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के अनुसार हाथ उठाकर बाद में हमसे सलाह मशविरा कर सकते हैं। मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा। हम लोग अक्सर टेलीविजन देखते हैं, अब तो मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया है और इंटरनेट के माध्यम से, और कुछ किताबें मैंने इंटरनेट से और फ्लिपकार्ट और अमेज़न से मंगाई और उनको पढ़ना शुरू किया, और मैंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया है। इसके 2 कारण हैं कि आज का भारतीय युवा इस टेलीविजन को देखकर, या मैं स्वयं भी अपने को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत में युवाओं के लिए टेलीविजन पे कुछ खास परोसा नहीं जा रहा। सिर्फ आप उस टेलीविजन में क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रमों को न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, जिससे आप कभी कभी कुंठित होते हैं, कभी कभी आपको आक्रोश आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी लड़की के साथ या किसी हीरोइन के साथ, या किसी एक एक्टर ने क्यों सुसाइड कर लिया, या उसका मर्डर क्यों हो गया, इत्यादि इत्यादि चीजें आपके मस्तिष्क में आती हैं। और वो एक सूचना की है और सूचना के हिसाब से आपको प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे हृदय से जुड़कर ये बात कहना चाहता हूं कि क्या भारत के युवाओं के लिए यही प्रश्न महत्वपूर्ण है, और या कुछ और भी देश के महत्वपूर्ण प्रश्न जो उनसे सीधे जुड़े हुए हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं? इसके ऊपर हमारे विद्यार्थियों को चिंतन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा विद्यार्थी इस समाज में लगभग 1/3 जनसंख्या में है। इस भारत में 130-31 करोड़ की जो जनसंख्या है, आज अगले वर्ष जनसंख्या आ जाएगी, मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा आएगी, लेकिन 130 करोड़ की जनसंख्या में जो अनुमान है उसमें 33% भारत में युवा है जो शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा है और अध्ययन कर रहा है या अध्ययन करके रोजगार के बाजार में खड़ा है। तो ये जो 33% युवा है उसके समक्ष क्या भारत है, और उसके समक्ष किस भारत की कल्पना हमको देनी है, किस भारत को का निर्माण वो स्वयं अपने से कर रहा है, और कौन सा भारत उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने विषय जब रखा तो अभिनीत ने, प्रमोद पांडे ने, मेरे साथ कोलकाता के हमारे बंधु हैं, उन्होंने बहुत सारे विषय रखे। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम सबको बताना चाहता हूं कि ये मेरा पसंदीदा विषय है जिसमें मैं 32 वर्ष से शोध कर रहा हूं, युवाओं का समाजशास्त्र। मैंने युवाओं के समाजशास्त्र पे तमाम आयाम पे अध्ययन करने का प्रयास किया। आजकल मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस अमंग द यंग पीपुल के ऊपर अध्ययन कर रहा हूं और मैंने कुछ निकाला है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपके सामने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद पिछले 3 माह में मैंने कुछ चीजें निकाली, जिन 3 बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो आपके 10-10 मिनट के स्लॉट में, आधे घंटे में मैं प्रस्तुत करूंगा। बिफोर presenting these 3 important issues,
which are, I personally believe, the major challenges before Indian youth. जो भारतीय युवाओं के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, उनकी चर्चा करने के पहले मैं कोविड-19 और अभी कोविड-19 जब समाप्त हो जाएगा 6 महीने 3, मैं आशावादी व्यक्ति हूं, आप सबको बता दूं। मैं उस व्यक्ति का, उस परंपरा का व्यक्ति नहीं हूं जो निराश होते हैं कि भाई अब तो कोविड आ गया, अब 6 महीने और, अब साल भर बाद, अब क्या होगा। नहीं, मेरा मानना है कि महामारियां सदैव आती रही हैं और जाती भी रही हैं, इनको जाना भी है। हाँ, ये जरूर है कि कोई महामारी 2 महीने में चली जाती थी। मुझे याद है 1921 के दौरान महामारी फैली, हैजा और कॉलरा फैला। बहुत सारी महामारियां इतिहास में अंकित हैं, उनके प्रभाव अंकित हैं, लेकिन वो महामारियां बहुत दिनों तक समाज में रुकी नहीं। धीरे धीरे समाज ने उन महामारियों से लड़ाई लड़ी और समाज जीता, महामारी हारी। ऐसा ही कोविड-19 के साथ भी होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे युवाओं, मेरे साथियों, तुम सबको ये सोचना चाहिए आशावादी तरीके से कि कोविड-19 भी आज आया है तो कल को जाएगा। अब इस दौरान ये हमारा मार्च से भारत के अंदर मतलब जो आप कोविड-19 का आगमन देखते हैं, मार्च में राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी रूप में इसका आगमन स्वीकारा गया। और वैसे तो 30 जनवरी को पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ था, परंतु हमारी सरकारों ने उसको टालते टालते, चूंकि अमेरिका के एक राष्ट्रपति उन दिनों फरवरी में आने वाले थे, तो शायद उनके कुछ कारण रहे हो, तो उनको उस समय ना ध्यान दिया गया हो। और मार्च में यह सरकार ने स्वीकारा कि हाँ, ये महामारी भारत में आ रही है। और आप सभी को पता होगा कि इस महामारी के आने के समय था लगभग 20-22 मार्च के दौरान भारत सरकार ने इस महामारी के आगमन को स्वीकार लिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम एक संदेश दिया कि ये महामारी आ गई है, अब हमको लड़ना है। और उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट किया। आप सबको पता होगा कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 24 मई से, 24 मार्च से। ये 24 मार्च में लॉकडाउन एक महामारी से लड़ने का सरकारी तरीका सुझाया गया और ये कहा गया कि हम अगर इस महामारी से लड़ना चाहते हैं तो अब हम लोग लॉकडाउन हो जाएं, लॉकअप हो जाएं। लॉकडाउन का मतलब लॉकअप हो जाएं, अपने घरों में बंद हो जाएं और हम इस महामारी से तमाम जो उपाय बताए गए, हाथ धोने का तरीका और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग, परंतु वो एक तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात थी, यानी हम भौतिक दूरी बनाएं 2 मीटर की या 3 गज की, 4 गज की, ये सारी बातें कही गई। और ये बहुत अच्छी बात बताई गई क्योंकि ये मेडिकली एक सुझाव थे। भारत सरकार ने उसको प्रतिपादित किया और उसके बाद उसका प्रचार किया, प्रसार किया और लॉकडाउन लागू किया, जिसको 25 मार्च को शुरू हुआ पहला लॉकडाउन फेज 1 और फेज 2 लॉकडाउन 15 अप्रैल को प्रारंभ हुआ। फेज 3 लॉकडाउन 4 मई को प्रारंभ हुआ और फेज 4 लॉकडाउन 18 मई को प्रारंभ हुआ, जिसका अंत होता है 31 मई। यानी 4 फेजेस में लॉकडाउन भारत के अंदर लागू किए गए और अगर हम टोटल दिन गिने तो 68 दिनों का, 68 डेज का लॉकडाउन भारत में पूर्णतया लागू किया गया। इस लॉकडाउन के दौरान 2 विशिष्ट घटनाएं हुई जिसको भारतीय संचार माध्यमों ने बहुत बड़ा हाइप दिया। एक हुआ तबलीगी जमात का प्रकरण, जिसमें ये कहा गया, ये मीडिया में जनमानस तैयार किया गया कि शायद ये तबलीगी जमात ना आता तो हम लॉकडाउन के साथ इस महामारी की पे विजय पा लेते। मैं उस विवाद में या पक्ष विपक्ष में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह आप सबको पता होगा कि ऐसा भारतीय मीडिया तंत्र ने या भारतीय कुछ संगठनों ने ऐसा जनमानस तैयार करने का प्रयास किया कि यह जो तबलीगी समाज है इसकी वजह से ऐसा प्रसार हुआ, अन्यथा हम कोविड-19 को वहीं पर रोक लेते और लॉकडाउन से सफल होकर हम एक ऐसे देश होते जहां कोई भी कोविड-19 से बीमार ना होता। खैर,
समय ने पाठ पढ़ाया, समय ने ये सिखाया या दिखाया कि नहीं, यह आपका जो एक कंस्ट्रक्ट था, एक जो स्टोरी बिल्ड हुई थी, यह गलत है। तब तक एक दूसरा प्रचार प्रसार हुआ, एक दूसरी घटना घटी। जब लॉकडाउन खत्म होने की बात आई तो हमारे सरकारों ने अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करी। वो निश्चित बात है, जब आप किसी को बंद करेंगे तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा, तो लॉकअप में बंद करने के बाद आपको फ्री करना पड़ा, तो उसको अनलॉक प्रोसेस या प्रोसीजर कहा गया, अनलॉक फेज 1। जो अनलॉक फेज 1 था वो 1 जून से हमारी सरकारों ने घोषणा करी कि हमने जो 68 दिनों में आपको घर में बंद कर रखा था, नाउ दिस इज द टाइम टू फ्री यू, टू गिव ए अपॉर्चुनिटी टू गो आउट। हुआ 1 जून से 30 जून का अनलॉक फेज 1 आया, और उसके बाद 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक फेज 2 आया, और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अनलॉक 3 फेज आया, और इस समय मौजूदा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हम अनलॉक फेज 4 में चल रहे हैं। यानी 4 फेजेस में हमने लॉकडाउन किया और 4 फेजेस में अब हम अनलॉक की तरफ चल रहे हैं। हम आपको एक चित्र देना चाहते हैं। इस लॉकिंग की सिचुएशन में 68 दिनों में अगर आप 31 मई के सरकारी आंकड़ों को देखें तो 1,42,143 केसेस 31 मई को सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रसारित किए गए थे कि 1,82,143 केसेस कोविड संक्रमण के भारत में पाए गए। फिर हमने अनलॉक किया। अनलॉक की प्रक्रिया 4 फेजेस में आती हैं, और उन 4 फेजेस में आज 10 सितंबर को मैंने सुबह रिसर्च करके भारत की आईसीएमआर की एक रिपोर्ट जो सुबह 10:10 पर अपलोड की गई है पीटीआई के माध्यम से, उस आंकड़े के अनुसार अगर आज का आंकड़ा देखें 10:10 पे जो रिपोर्टेड है, उसमें 44,65,863 मीन्स मोर देन 44 लाख 65,000, बल्कि हम कहेंगे 44.5 लाख से ऊपर हमारे देश में संक्रमण बढ़ गया। अनलॉकिंग फेज में लॉकिंग फेज से संक्रमण बढ़ा। यह वैज्ञानिक रूप से सोचने का विषय है कि जब हम लॉकडाउन फेज में थे तो 1,84,000 हमारे पास संक्रमण 1,82,000 संक्रमण केसेस थे, और जैसे हमने अनलॉकिंग फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में हम आए तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आंकड़ों के तरफ देखते हैं तो 44 लाख 44.5 लाख से ज्यादा आज के आंकड़े हैं जो हमारे सामने आए हैं। अब आप इसमें और भी देखने की कोशिश करिए कि आप जो पिछले अगस्त माह से हम देखें तो हम 20 लाख के आंकड़े पर 7 अगस्त को थे, और 30 लाख पहुंचता है आंकड़ा 23 अगस्त को। यानी 23 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य हमने 16 दिनों में हमने 10 लाख का आंकड़ा और अचीव कर लिया। फिर हम अगर 5 सितंबर को आंकड़ा देखते हैं तो 40 लाख हो जाता है, यानी 10 लाख की वृद्धि 5 सितंबर को हो गई, और आज 44,65,000 की हमारे आंकड़े हैं संक्रमितों के। यानी हमने 5 दिनों में कितना संक्रमण कर लिया है। यानी तो आप देखिए कि संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। यानी कोविड-19 की चुनौती न लॉकडाउन से खत्म हुई थी, न अनलॉकिंग से खत्म हुई। अब ये लॉकिंग और अनलॉकिंग की प्रक्रिया में हम कोविड-19 से लड़ते रहे। अब आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में मैंने 2 बातें बताई। एक तो तबलीगी जमात के बारे में प्रचार प्रसार होना सही था गलत था, ये आप लोग तय करें, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें विवाद है। सही है गलत है ये आप तय करें, परंतु हुआ और उससे कोई फायदा नहीं निकला, यह हकीकत है। दूसरी बात माइग्रेंट लेबर की हुई।
ये जब अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हुई तो ये कहा जाने लगा कि ये माइग्रेंट लेबर के वापस आने की वजह से संक्रमण अचानक एकदम से संख्या में बढ़ा। ये भी बात पुष्ट करने की है, ये आंकड़े ही नहीं बल्कि शोध बताएंगे, इस पे भी टिप्पणी करने की मेरी आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनसंचार माध्यमों ने इन दो विषयों को बड़ी मतलब बिना वैज्ञानिक पुष्टि के आधार पर बड़ी बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत वृहद रूप में प्रचारित किया, जिसके दुष्परिणाम भी निकले। हमने माइग्रेंट लेबर के लिए बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं रखा, हमने उस तबलीगी जमात के लिए बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं रखा, हमने उसके दुष्परिणाम भी सामाजिक रूप में आए। परंतु भूल जाइए वो सारी घटनाएं। अब आप यह देखिए कि ये कोविड-19 की सिचुएशन में जो प्रभावित जनसंख्या है, यानी 33% युवा जो भारत के हैं, वो किस तरह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, उसके ऊपर हमें नजर डालनी आवश्यक है। बाकी तो कोविड-19 जो रिसर्चर हैं, जो शोधार्थी हैं, जो अध्ययन करता है, वो अपने लेवल पे इस पे सोचे। मैंने तो आपको एक चित्र रखा कि किस प्रकार से परिस्थिति बनी और भारत का जनसंचार माध्यम किस प्रकार से इन आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके हमारे यहाँ किस किस तरह के नैरेटिव्स को डेवलप करता रहा और हम उस नैरेटिव्स को लेकर एक विचार, एक विमर्श और एक कहते हैं कि एक मस्तिष्क का निर्माण करते रहे, किसी एक समुदाय विशेष के लिए अथवा किसी श्रमिक समुदाय विशेष के लिए या जाति या धर्म समुदाय विशेष के लिए हमने तरह तरह के नैरेटिव्स गढ़ लिए। परंतु वह समय ने बदल दिया, समय ने उन सब को नकार दिया और आज 10 सितंबर को 10:10 पर जो डेटा अपलोड है वो कोई भी उन नैरेटिव्स की पुष्टि नहीं करता। तो प्रश्न उठता है कि हमारे युवाओं के समय के समक्ष जो आई चुनौती है, हम क्या उन नैरेटिव से इनको डाइवर्ट करते रहे हम युवाओं को, अथवा इस चुनौती को उनके समक्ष बताएं और उस चुनौती के कुछ आधारभूत तत्व बताएं और उस आधारभूत तत्वों के बाद इन युवाओं से उसके हल ढूंढने की बात करें, क्योंकि युवा ही देश का निर्माण करता है। ये सारे बड़े नेता कहते हैं, चाहे एक्स दल के हों चाहे वाई दल के हों, लेकिन दुर्भाग्य से इन युवाओं के देश के निर्माण में योगदान देने की जब बात आती है या योगदान लेने की जब बात आती है तो युवाओं को म्यूट कर दिया जाता है, यानी उनको मौन कर दिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे युवा साथियों, आपको सोचना होगा कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं। मैं एक शोधार्थी के नाते, एक समाजशास्त्री के नाते 3 चुनौतियां आपके समक्ष रखता हूं। आप अपने मस्तिष्क से मूल्यांकन अवश्य करिएगा। पहली चुनौती आपके समक्ष आई शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा आप क्योंकि अधिकतम युवा शिक्षा के क्षेत्र में तमाम संस्थाओं में अध्ययनरत था और जो अध्ययनरत युवा था उसकी प्रथम चुनौती शिक्षण संस्थाओं के लॉकडाउन की वजह से बंद होना था और उस लॉकडाउन में जो विकल्प आया वो ऑनलाइन शिक्षा का आया और उस ऑनलाइन शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की थी। संसाधनों के बाद शिक्षा के जो हमारे क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल थे, हमारी जो शिक्षा की के लिए या अध्ययन के लिए मसाला था, जो किताबें थी, जो मटेरियल था वो था जो ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं था। और तीसरा, उसके जो शिक्षक थे वे भी ऑनलाइन शिक्षा देने में ना तो दक्ष थे ना प्रशिक्षित थे। और यह चुनौती केवल छात्रों के समक्ष नहीं आई, शिक्षकों के समक्ष भी आई और शिक्षकों और छात्रों के समक्ष आई चुनौती को हमने बड़े हल्के तरीके से लिया और हमने ये देखा कि हम थोड़े से व्हाट्सएप और गूगल मीट, अब तो बहुत सारे ऐप आ गए, लेकिन पिछले 4 महीनों में छोटे छोटे हमने ऐप से अपने अध्ययन किए और उसके बाद हमने टीचर्स ने पढ़ाया, छात्रों ने अध्ययन किया। लेकिन चुनौती है बड़ी। मैं उस चुनौती को रेखांकित करते हुए कहना चाहूंगा कि शिक्षा में हमारे यहाँ बहुत संसाधनों की कमी है, हमारे यहाँ शिक्षा में शिक्षकों की कमी है, हमारे यहाँ शिक्षा में जो हमारे संस्थान हैं उनमें टीचर टॉट रेशियो नहीं है उतना,
तो हमारे पास बहुत सारी कमियां थी। अब इसमें भारत सरकार, मौजूदा सरकार ही नहीं, पुरानी जितनी 20 वर्षों की सरकारें रही, सबका थोड़ा 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 दोष था। और वह दोष जब बढ़ता गया तो इस समय की मौजूदा सरकार तो मानती ही नहीं। 6% अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो कहते हैं कि हम 6% का जीडीपी का धन व्यय करेंगे, लेकिन मुझे आंकड़ों के अध्ययन से ये पता लगता है कि 6% तो दूर, 2014-15 के आंकड़े जीडीपी के ये बताते हैं कि 4.14% जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बजट था। केंद्र सरकार के बजट में 4.14% जीडीपी एजुकेशन सेक्टर में 2014-15 में थी। वो धीरे धीरे घटती हुई 19-20 के बजट में 3.4% हो गई। 3.4% हुई 19-20 के बजट में, यानी आप 1-1.5% की गिरावट करते जा रहे हैं। मुझे आंकड़े ये बताते हैं कि टोटल एजुकेशन में जो खर्च दिया जा रहा था 38,600 करोड़ 14-15 का बजट था, और 18-19 में 37,100 करोड़ का बजट आया, यानी बहुत मार्जिनल डिक्रीज दिखाई पड़ता है। तो जब हम बजट में पिछले 6 सालों में मार्जिनल डिक्रीज करते हैं तो हाइपोथेटिकली हम ये कैसे मान लें कि आने वाले दिनों में या वर्षों में या दशकों में भारत सरकार शिक्षा पे अधिक बजट करेगी। खैर, अभी शिक्षा नीति ने कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। मैंने कोठारी कमीशन, यहाँ ये बैठी हैं रश्मि जी, ये कोठारी कमीशन पे इन्होंने किताब भी उच्च शिक्षा में लिखी। मैंने तमाम कोठारी कमीशन की ओरिजिनल रिपोर्ट के ऊपर जब अध्ययन किया तो ये पाया कि कोठारी कमीशन ने 6% की संस्तुति उस समय 1968 में दी थी। जब हम 1968 में 6% की संस्तुति के बाद न लागू कर पाए, तो आज क्या मौजूदा सरकार के पास इतना संसाधन है कि वो 6% बजट दे देगी? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परंतु फिर भी एक आशावादी दृष्टि है, हम आशावादी व्यक्ति हैं। अगर 6% सरकार कर लेगी तो हम सभी उसका पीठ थपथपाएंगे, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि जब हम 23.9% की जीडीपी में गिरावट देख रहे हैं, जब हमारे पास पैसा है नहीं सरकार में, तो हम कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से बजट को एक तरफ कहा कि हम 6% देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये कह दिया कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को और निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा के क्षेत्र में आमंत्रित करेंगे और वे लोग आएंगे और वे अपना संस्थान बनाएंगे। तो अब जो हमको जो बजट की जरूरत ही नहीं, जिसने जब बड़े संस्थाओं में फीस दे सकेगा वो वहां पर नाम लिखा के पढ़ाई करेगा। जिसके पास पैसा होगा वह एक ऐसे संस्थान में नाम लिखा के पढ़ लेगा और डिग्री ले लेगा जो प्राइवेट संस्था होगी। तो वो विकल्प सरकार ने विकल्प खोला ही नहीं, बल्कि उनका निमंत्रण किया और उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसमें मुझे थोड़ा संदेह है और समय आएगा तो बताऊंगा इस पे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक बात जो मैंने बताई कि जब हमारे पास धन नहीं है तो हम संसाधन नहीं दे पाए, और हमने पिछले वर्षों में ये देखा है कि हम दो तरह की शिक्षा दे रहे हैं। एक शिक्षा जो हमारे गरीब लोगों के लिए है, जो सरकारी विद्यालयों में मिलती है। एक शिक्षा जो हमारे धनाढ्य और संपन्न परिवारों के बच्चों के लिए है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, जिसको हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, उनसे मिलती है। आप सब लखनऊ शहर में या इलाहाबाद शहर में या जिस भी शहर में रहते हो, आप देखेंगे कि हर शहर में करीब 2,500 से 3,000 शिक्षण संस्थाएं प्राइवेटली रन शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां पर फीस कम से कम 2,000 रुपए प्रति माह बच्चे से ली जाती है। अब यह प्राइवेट संस्थाएं, चाहे वो जयपुरिया हो, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो सिटी मॉन्टेसरी हो, चाहे वो एलपीएस हो, जितनी बड़ी शिक्षक संस्थाओं का आप चेन देख लीजिए, ये एक शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालयों में गरीब, सब्जी बेचने वाले का, साइकिल चलाने वाले का,
ये सारे लोगों के काम करने वालों के बच्चे जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जो पैसा अफोर्ड कर रहा है वो ले रहा है प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षा। तो दो प्रकार का भारत निर्मित हो रहा है और बहुत दिनों से हो रहा है। उसको इस सरकार को रोकने की जरूरत थी। उसने रोकने की जगह पे इसी मॉडल को बहुत अच्छी तरीके से और आगे परस दिया। हम दो प्रकार के शिक्षा संस्थाओं को समाज में भारत में देख रहे हैं, और दो प्रकार के बच्चे, दो प्रकार का समाज निर्मित हो रहा है। एक ज्यादा पैसा देके अंग्रेजी बोलने वाले कुछ छात्र, और एक कम पैसा देके हिंदी में बोलने वाले छात्र। जब आप बाजार में जॉब में जाते हैं, जॉब मार्केट में देखते हैं, तो दो किस्म के एप्लीकेंट दिखाई पड़ते हैं। एक टाई सूट बूट और अच्छी व्हाइट शर्ट में जो अंग्रेजी में आंसर देते हैं, वो आते हैं प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से, जिनके जेब में ज्यादा पैसा था, जिनके पिता के पास ज्यादा पैसा था। एक वहां उनकी शिक्षा, और दूसरी तरफ एक आम आदमी की शिक्षा, एक गरीब आदमी की शिक्षा, एक ऐसे व्यक्ति की शिक्षा जो राजकीय विद्यालयों में पढ़कर आया था। वो आज भी सिर्फ नाम को शिक्षित है, क्योंकि रोजगार के बाजार में उसी को शिक्षा, उसी को रोजगार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, जिसके पास अंग्रेजी होगी, जिसके पास टाई होगी, जिसके पास सूट होगा, जिसके पास 10 किताबें होंगी, लैपटॉप होगा। इन सब से हम जब शिक्षित होकर निकलेंगे, प्रश्न ये है कि जब हम इस भारत में आर्थिक रूप से असमानता देख रहे हैं, तो यह क्या असमानता को दूर करने वाली शिक्षा मॉडल दिया गया है? यह युवाओं के समक्ष बड़ी चुनौती है, और युवाओं को यह समझना होगा कि हम किस शिक्षा मॉडल के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। क्योंकि युवाओं का, मैं इस भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखता हूं कि भारत में युवाओं से हम कोई बात की ही नहीं जाती कि किस तरह की उन्हें शिक्षा चाहिए। मैं विदेश में भी पढ़कर आया हूं, मुझे पता है कि वहां पर जब फीस बढ़ी तो वहां पर शिक्षकों का नहीं बल्कि छात्रों का जो आंदोलन हुआ, उसमें हम लोगों से बैठकर कुलपति ने पूछा विदेशी एक विश्वविद्यालय में कि ये जो फीस बढ़ी आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो हम लोगों ने बताया कि हम फीस इतनी एग्जॉर्बिटेंट बढ़ गई, मतलब थैचर के युग के बाद जो टॉनी ब्लेयर का युग आया उसमें फीस बहुत बढ़ी यूरोप के, इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो हम लोगों के प्रोटेस्ट के दौरान वहां पर बड़े बड़े देश के लीडर आए, टॉनी ब्लेयर आया, रोनाल्ड रीगन तक को हम लोगों ने बुलाया, अमेरिका से, जो पूंजीपति देश का एक प्रधान राष्ट्रपति होता था। वहां पर डिबेट होता है, और डिबेट में युवा खड़े होते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए सकता। और धीरे से फिर 2000 पाउंड स्टर्लिंग फीस कम की गई डोमेस्टिक स्टूडेंट्स में। पहले डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की फीस एकदम से बढ़ा दी गई थी। तो मेरा ये मानना है कि जब तक युवा अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगा, उसको ये पता नहीं होगा कि ये शिक्षा के नाम पर हमारे साथ किस प्रकार का छलावा किया जा रहा है, जब तक हम ये जाने नहीं, तब तक हम युवाओं को कैसे, देखिए बड़ी मतलब एक हास्यास्पद स्थिति है कि शिक्षा संस्थान की आत्मा है छात्र, और शिक्षण संस्थान में सब कुछ तय होता है बिना छात्र की सहमति और अनुमति और उसकी अभिव्यक्ति के। चाहे उसकी फीस हो, चाहे वो उसकी परीक्षा हो, चाहे उसका मूल्यांकन हो, कहीं भी छात्र के मुख से कोई बात सुनकर प्रशासक तय नहीं करता। प्रशासक तय करता है जो विश्वविद्यालयों के उच्च अधिकारी होते हैं, या महामहिम होती हैं, या सरकारों में मंत्री होते हैं, या अफसर होते हैं। आज नीतियां कौन बनाता है? मैं ये मानता हूं कि जब तक शिक्षक के साथ छात्र अपने हित के नीति निर्माण में नहीं शामिल होगा, तब तक जो छात्र है वो हम ठगा जाएगा। और आने वाली शिक्षा नीति में भी छात्र के ठगे जाने की, छात्र के छलावा होने की बड़ी संभावनाएं हैं। शिक्षा नीति एक विजन स्टेटमेंट है, उसमें विजन बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन कहीं भी यह नहीं तय किया गया कि छात्रों का पार्टिसिपेशन कितना। मैं बहुत मौलिक प्रश्न उठा रहा हूं। छात्रों का पार्टिसिपेशन, छात्रों की सहभागिता शिक्षा की पद्धति में, शिक्षा लेने और देने की प्रक्रिया में सहभागिता कैसे सुनिश्चित होगी, इसके ऊपर यह मौलिक प्रश्न था। इसके ऊपर विजन स्टेटमेंट शांत है।
मैं ये मानता हूं कि जब तक छात्र अपनी प्रतिभागिता शिक्षा की क्षेत्र में सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक उसके साथ छलावा होगा। ये केवल मौजूदा सरकार की बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पिछली सरकारों ने भी यही गलतियां करी। मेरे मित्रों, हो सकता है मेरी इस बात से मेरे वरिष्ठ नाराज हों, परंतु यहाँ मैं एक समाजशास्त्री और एक शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के संदर्भ में शोध करने वाला विद्यार्थी बोल रहा है, और मैं बताऊंगा कि कहां पर पिछली सरकारों ने गलती की और इस सरकार ने उसको महिमा मंडन करके, मैं तो कहता हूं कि इस सरकार ने ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल के रूप में फिर से वही चीज प्रस्तुत कर दी और फिर से पूंजीपतियों को शिक्षा के क्षेत्र में दुकान खोलने का निमंत्रण दे डाला। मैं उस शिक्षा, जिसको कोठारी कमीशन ने कहा था कि कोई भी वह शिक्षा लोकतंत्र में सफल नहीं हो सकती जहां पर फीस ली जाए। आप पढ़िएगा सारे, मैं कोठारी कमीशन, और अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूं। 1966 में कोठारी कमीशन बैठता है और 68 में वो प्रस्तुत करता है, उसमें उसने साफ लिखा है कि फीस नहीं ली जानी चाहिए। हमने आरटीई के माध्यम से, और इस सरकार ने भी कहा कि हम इसका दायरा बढ़ा देंगे और हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्राविधान देंगे। लेकिन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की तरफ से एक नए बाजार को भी खड़ा किया जा रहा है। तो फ्री कंपलसरी होगी गरीबों के लिए, और गरीबों की वो मास्टर उसको फ्री कंपलसरी की तरह पढ़ाएंगे और एक ऐसा नागरिक बनाएंगे जो सदैव उत्पीड़न के लिए सिर झुका के खड़ा रहेगा। और दूसरी तरफ उस पूंजीपति व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था से निर्मित उन स्कूलों का निर्माण करेंगे जहां अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा पैसा देके अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इस समाज में विसंगतिपूर्ण शिक्षा और विसंगतिपूर्ण जो असमानतापूर्ण एक विकल्प हमारे सामने दिया जा रहा है, जिसकी साजिश पूंजीपति व्यवस्थाओं ने पिछले 25 सालों से की। सरकार ने प्रयास किए, लेकिन आज इस सरकार को सोचना होगा कि कैसे हम एक समाजवादी, एक समतावादी, एक समता मूलक तत्वों वाली एक शिक्षा व्यवस्था विकसित करें जिसमें बच्चों का उत्पीड़न न हो। आपने कोविड-19 के दौरान देखा है कि हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा नहीं थी। मैं देख रहा हूं कि एडेड या सरकारी विद्यालयों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके परिवारों में स्मार्टफोन नहीं है। मैं आंकड़े आपको सामने रख सकता हूं यदि आप मुझे दें समय, कि किस प्रकार से नेशनल सैंपल सर्वे के 2017 की रिपोर्ट बताती है कि केवल 8% परिवारों में ही टेलीफोन की सुविधाएं थी, और उस दशा में हम 80% लोगों को, 90% लोगों को इस शिक्षा से वंचित कर बैठे। और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन देंगे, हम ऑनलाइन करेंगे। अरे ऑनलाइन के लिए फोन चाहिए, ऑनलाइन के लिए बिजली चाहिए, ऑनलाइन के लिए इंटरनेट चाहिए, और इन सब ऑनलाइन के लिए जेब में पैसा चाहिए। क्या हमारी व्यवस्था ने पैसा, इंटरनेट, बिजली यह सब सुनिश्चित की है उन ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए, उन गरीब विद्यार्थियों के लिए? सेंट फ्रांसिस और लैमटिनियर और महानगर बॉयज और तमाम ऐसे महाविद्यालयों में हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। मुझे पता है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षा ऑनलाइन दी जा रही है, परंतु राजकीय विद्यालय में या तमाम गवर्नमेंट एडेड विद्यालयों में क्या हम ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, दे पा रहे हैं? क्या वो सफल हो रही है? क्या वहां के छात्र उस प्रकार से वो सक्षम है उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए? नहीं। ये बहुत बड़ी विसंगति कोविड-19 ने हमको दिखाई। COVID-19 has given me a lens to see the disparity among the different section of the students. अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो कोविड-19 ने आपको एक ऐसा चश्मा दिया है जिससे आप असमानतापूर्ण शिक्षा पद्धति के दुष्परिणामों को देख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुम सबका आह्वान करता हूं कि तुम इस शिक्षा प्रणाली के जहां पात्र थे वहां पर तुम देखो कि किस प्रकार की असमानतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई पिछले 15, 20, 25, 50 वर्षों में। इसके लिए क्या हम मुंह बंद करके रहेंगे? कोविड-19
एक ऐसा समय आया है, एक ऐसा काल आया है जिसने हमको ये बताया है कि गरीब का बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से नहीं पढ़ सकता यदि उसके पास संसाधन नहीं है, और संसाधनों की कमी सरकार पूरी नहीं कर सकती। 6% जीडीपी कभी कल्पना नहीं है कि वो दे पाएगी, क्योंकि पिछले 30 सालों में 40 सालों में सरकारें नहीं दे पाई हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या गरीब परिवारों के बच्चे किस भारत के निर्माण का की बात कर रहे हैं? क्या वे खाली कुआं खोदेंगे, क्या वे खाली नलकूप खोदेंगे, कभी क्या खाली मिट्टी का गड्ढा खोदने के लिए हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं? हमें ये देखना होगा कि हम किस भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। हम उस भारत के निर्माण की इबादत करें जहां सभी के पास सक्षम रूप से शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार और अवसर हो। वो अवसर भारत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। बातें कर लेना बहुत अच्छी बात है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कोविड-19 के दौर में हमारे युवाओं के और हमारे विद्यार्थियों के समक्ष कि हम असमान शिक्षा के साक्षी बने। हम असमान और जिस प्रकार की विसंगतिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को हमने अपनी आंखों से देखा और हमको ये लगा कि यह आप सब अनुभव कर रहे होंगे। किस प्रकार का अनुभव है ये आप हमसे बताएंगे और हमें अच्छा लगेगा कि हम आपके अनुभवों को सुने, समझें कि क्या चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के मध्य आई। ऑनलाइन शिक्षा की हम क्लास पढ़ा रहे हैं, एकदम से नेट चला गया, आप क्लास पढ़ रहे हैं, एकदम से आपका बिजली चली गई, आपके पास जीबी का डेटा का पैसा नहीं है, मम्मी ने जितना जीबी खर्च करने के लिए आपके फोन में पैसा डाला था वो पैसा खत्म हो गया। अब हमारे विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे हैं, मैं जयनारायण महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, जहां पर मेरी कक्षा में 125 विद्यार्थी कमरे में बैठते थे, लेकिन आज मेरे पास 17 विद्यार्थी 18 विद्यार्थी कमरे में ऑनलाइन क्लासरूम में है। और ऑनलाइन के बाद जब हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे 250 आते हैं, क्योंकि 256 उसमें गूगल मीट में आ जाता है। प्रश्न उठता है, मैं बार बार उनसे कहता हूं कि बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो सब अपनी अपनी व्यथाएं बताते हैं। कोई समस्या बताता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास संसाधन नहीं है, फोन बहुत लिमिटेड है, मेरे पापा के पास है, मेरी मम्मी के पास है, उसमें उतना डेटा नहीं है, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। वो व्यवहारिक बातें हैं। मेरे विद्यार्थियों के व्यवहारिक बातों से हमको रूबरू होना पड़ेगा। हमारे विद्यार्थियों की बातें सामने नहीं आती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुमको एक बहुत बड़ी चुनौती कोविड-19 में मिली, जिसके लिए मुखर होकर तुमको अपने शिक्षा के तंत्र से बोलना होगा, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना होगा। और जब तक तुम नहीं मुंह खोलोगे, ये समाज तुमको मौन करके अपनी सुविधा और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियों को देता जाएगा, और तुम मौलिक रूप से एक ऐसे उत्पीड़न के शिकार होगे जिसको तुम्हें पता ना हो। हम कहते हैं कि एक ड्रग एडिक्ट, आजकल चर्चा चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, कि ड्रग कैसे पिलाई जाती है, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खो दिया जाता है। और वह ड्रग तो ड्रग है, लेकिन यह असंतुलित असमान शिक्षा भी एक प्रकार की समाज में दी जाने वाली ड्रग है, जिसको हम सब लोग आसानी से पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और हम एक आदमी को बड़ा आदमी और एक आदमी को छोटा आदमी का रूप में स्वीकारते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ कर्मचारी है, जो वर्कर है, स्वीपर है, क्लीनर है और कारपेंटर है, इनके बच्चों को हम ये मानते ही हैं कि ये लोग नीचे का काम करते चले जाएंगे। तो हम एक प्रकार का वो ड्रग दे रहे हैं जहां असमानता का ड्रग है, और हम असमान समाज के निर्माण में हर दिन एक नई नींव, एक नई ईंट रखते जा रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हम 70 वर्ष की इस आजादी के बाद क्या इसी असमान शिक्षा को पोषित करेंगे? हम शिक्षा के माध्यम से इन युवाओं के समक्ष आई चुनौती को क्या ऐसे ही शांति से सुनते चले जाएंगे? हमें देखना होगा कि उन आज कोविड-19 के, आप सब अध्ययन करिए, आप सब मेरे प्रिय छात्रों, आप सब अपने चारों तरफ अध्ययन करिए, देखिए कि किस प्रकार की असमानता हमारी शिक्षा व्यवस्था विकसित कर रही है। और तब आप मुखर होके अपने शासन, प्रशासन, राजनीतिक तंत्र सबके खिलाफ बातें करिए और ये कहिए कि हमको शिक्षा का अधिकार तो दे दिया संविधान ने, और आरटीई ने भी हमको शिक्षा का फ्री ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन का राइट दे दिया, लेकिन हमको असमान शिक्षा में एक तरह के स्कूल कुछ और एक तरह के स्कूल कुछ। मित्रों, दूसरी बात बताना चाहता हूं,
कि आप इस भारतवर्ष में देखिए कि आज भी 10 से 12 तरह के बोर्ड्स एक साथ रन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और उसके अलावा तमाम तरह के प्राइवेट बोर्ड वो चल रहे हैं। मदरसा बोर्ड, तो कहीं संस्कृत का वो जो बोर्ड है, कहीं प्रयाग में वो कौन सी सभा है। आप देखिए कि कितने तरह के बोर्ड, कितने तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं। हम किस समाज में बैठे हैं? हम आज भारत में एक शिक्षा व्यवस्था का बोर्ड नहीं तय कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि विद्यार्थियों के समक्ष, और दुर्भाग्य है कि हमारा विद्यार्थी मौन है, हमारा विद्यार्थी अनुशासन के नाम पर मौन है। हम उस अनुशासन में रहते हुए अपनी बात को रखना सीखें लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, तो तब आपके साथ न्याय होगा और आपको न्यायपूर्ण शिक्षा मिलेगी, समतापूर्ण शिक्षा मिलेगी और हर व्यक्ति इसमें समान होगा। दूसरी चुनौती की तरफ आइए, जिसको अभिनीत ने हाईलाइट किया, वो चुनौती है बेरोजगारी की। हम जब शिक्षा प्राप्त करके कहां जाते हैं? बाजार में जाते हैं। दो तरह के बाजार हमारे सामने हैं। हम एक उपभोक्तावादी व्यक्ति के रूप में उपभोग के बाजार में जाते हैं, और दूसरी तरफ हम अर्जन करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए रोजगार के बाजार में जाते हैं। और हम रोजगार सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमको रोजगार के रूप में हमको सैलरी मिले, हमको तनख्वाह मिले। रोजगार करने के लिए हम इसलिए जाते हैं, क्योंकि जब हम रोजगार से तनख्वाह लाएंगे तभी हम उपभोगवादी बाजार में जाकर उपभोगवाद के को बढ़ावा देकर हम बहुत सारी उपभोग की वस्तुओं को खरीदेंगे, चाहे वो जीन्स हो, टी शर्ट हो, फोन हो, चश्मे हो, जूते हो, इत्यादि इत्यादि सामान। तो ये दोनों बाजार आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अब इन बाजारों की चुनौतियां देखिए, युवाओं को बाजार में जाने की चुनौतियां देखिए। एक बाजार आपको आकृष्ट कर रहा है उपभोगवादी संस्कृति में उपभोक्ता बनाने के लिए। दिन भर में आपके फोन में, मोबाइल में कितने तरह के अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी इत्यादि इत्यादि के एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आज 10% का डिस्काउंट, कल 15% का डिस्काउंट। ये उपभोगवादी संस्कृति आपको आकृष्ट करती है, आपको प्रेरित करती कि आप आइए और अपना धन व्यय करिए। एक बाजार ये, जिसके आप शिकार होते भी हैं कभी कभी। दूसरा बाजार जहां से धन लाना है, वहां तो आपके सामने ऐसा ग्लूमी पिक्चर, एक ऐसी अंधेरी पिक्चर, एक ऐसा अंधेरा डरावना चित्र सामने रख दिया गया है, और कोविड-19 ने तो उसका भयानक स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। मैं आंकड़ों के खेल में नहीं जाऊंगा, चाहे CMIE का आंकड़ा हो, चाहे भारत सरकार का आंकड़ा हो, चाहे वो किसी संस्था का, नैस्डैक का हो, नैस्कॉम का हो। मैं शोधार्थी हूं, अगर कभी बात करेंगे तो मैं आंकड़े की बातें करूंगा। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं आंकड़ों के साथ ही बैठता हूं, परंतु यहाँ पे मैं उन विद्यार्थियों को आंकड़ों के भ्रम जाल में नहीं फंसाना चाहता। नहीं तो आप रवीश कुमार का कार्यक्रम देख लेते कल, उसने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए। अभिनीत कुशवाहा ने भी CMI का जिक्र किया, जिसमें 2 करोड़ 10 लाख बेरोजगार की बात CMI के आंकड़े में कही गई। भूल जाइए उन आंकड़ों को, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ये देखिए। आपकी डिग्री लेकर क्या आज आप नौकरी पा सकते हैं? सरकार कहने लगी है कि हम नौकरी की तो नहीं बात करते, लेकिन हम आपको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये कैसे मजाक की बात है? स्वरोजगार प्रोत्साहित करने की वस्तु नहीं है। जब हम अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाते हैं तो हम उसको यही बताते हैं कि तुम पढ़ लो और एक अच्छी नौकरी कर लेना, तुम्हारे पास ये पैसे हो जाएंगे, तुम्हारा घर बस जाएगा, इत्यादि इत्यादि। उसको बचपन से नौकरी करने का विकल्प उसका परिवार उसको देता है। मेरे भी परिवार ने मुझसे नौकरी की अपेक्षा की थी, तभी मैं मास्टर बना, तभी मैं शिक्षक बना, तभी मैं रोजी रोटी के लिए आगे आया। मैंने भी देखा है कि सारे मेरी उस आयु वर्ग के लोगों के परिवारों ने नौकरी की अपेक्षा की थी, क्योंकि नौकरी तनख्वाह से रिलेटेड थी, वेतन से रिलेटेड थी, और वेतन के आधार पे सामाजिक परिस्थिति का निर्माण होता था। जितनी आपका वेतन अच्छा, उतना समाज में परिस्थिति अच्छी, स्टेटस अच्छा, उतनी आपकी शादी अच्छी होगी, उतना आपका घर अच्छा होगा, उतना समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वेतन कम, घर कमजोर, आपके पास कुछ नहीं, बीवी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, लड़की को वर अच्छा नहीं मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगी। यानी वेतन बहुत महत्वपूर्ण चीज थी।
20 साल पहले, 30 साल पहले, और वो आज भी है। अब ये वेतन को किनारे ऐसे साइडलाइन कर दिया गया, वेतन भोगी को कहा जाने लगा कि अरे भाई आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है, आप नौकरी दीजिए। मैं पहले प्रश्न करता हूं कि नौकरी देने वाला तो बाद में बनेगा, पहले वो नौकरी पाने वाला तो बन जाए। नौकरी पाने की तो हैसियत है नहीं, नौकरी देने की हैसियत पे हम पूरी चर्चा करे बैठे। कोई भी मित्र यहां बता दे जिसकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर की हो कि उसके पिता ने, उसकी मां ने उसके लिए नौकरी के सपने न देखे हो, उसकी पत्नी ने उसके लिए नौकरी के सपने न देखे हो। मैं सिर मुड़वा के शहर में घूम सकता हूं यदि कोई व्यक्ति यहां पर मुझे ये बता दे कि माता पिता के लिए पुत्र की नौकरी उसका अभिमान होता है इस भारत देश में, और नौकरी से उसको पद ही नहीं प्रतिष्ठा मिलती है। हमने अपने पिता से सुना था, हमारे विद्यार्थियों के मुख के बात बता रहा हूं कि आप पीसीएस बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। तो नौकरी महत्वपूर्ण चीज थी। आज आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो आप कहते हैं हम स्वरोजगार की बात करें। कितनी चालाकी से युवाओं को भ्रमित कर दिया जा रहा है कि जब हम नौकरी देने में विफल हो तो हम उनको स्वरोजगार के भुलावे में ढकेल दें। क्या यह अच्छी बात है? समाज और सरकार का दायित्व है कि उसको वेतन की व्यवस्था के अनुरूप शिक्षित करें और वेतन भोगी समाज में उसको वेतन के साथ पद दें और उस पद से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सभी लोग रोजगार करने लग जाएंगे, स्वरोजगार, तो इसका मतलब क्या होगा कि नौकरी कोई करेगा नहीं। आप उठा के देख लीजिए, आप स्वरोजगार भी अगर करते हैं तो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो 10 लोग कहां आए? स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वो 10 लोग भी तो वेतन भोगी हैं, उन्हीं 10 में पहले आप भी थे। बड़ी क्लेवर तरीके से, बड़ी चालाकी के तरीके से जब आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको स्वरोजगार के स्वनाम धन्य आपको कह दिया गया कि आप स्वरोजगार करें और बहुत अच्छा आपका समाज में मान होगा, सम्मान होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे युवा साथियों, बिना धन के, बिना अनुभव के, बिना योग्यता और दक्षता के कोई भी रोजगार तुम करने चलोगे तो तुम रोजगार देना तो दूर, जो पूंजी तुमने लगाई होगी वो सब डूब जाएगी। और ऐसा हुआ। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को अगर आप अध्ययन करिए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आंकड़े आप मेरे से अगर बात करना चाहें तो मैं बताऊंगा कि जो आपको स्टार्टअप कंपनियां खड़ी हुई थी वे सब 2.5 साल और 2 साल की आयु में नष्ट हो गई। वे 2 साल 2.5 साल से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां नहीं चल पाई क्योंकि उनके पास सब्सिस्टेंस के लिए जो एक अमाउंट, जो एक कैपिटल चाहिए था वो नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों को स्वरोजगार करने वाले बहुत लोगों से मैं मिलता हूं, मैंने उन सब के मध्य यह पाया कि सर अब आप कोई नौकरी दिला दीजिए, बाद में कर लेंगे हम ये कंपनी का काम फिर से दोबारा, पहले 2-4 साल हम फिर से नौकरी करना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है कि यानी स्वरोजगार में वो विफल होते हुए दिखाई पड़े, अब वो पुनः नौकरी की तरफ आ रहे हैं। नौकरी स्वरोजगार का विकल्प नहीं बन पाएगी और स्वरोजगार नौकरी का विकल्प नहीं बन पाएगी। दोनों को साथ चलना होगा। लेकिन मौजूदा सरकारों ने जब नौकरी देने में विफलता दिखाई तो स्वरोजगार के सपने को युवा भारत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, एक वो सुनहरा भारत जहां सब स्वरोजगार से युक्त होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पिता ने यदि नौकरी न की होती और स्वरोजगार किया होता तो हो सकता है कुछ अच्छा कर गए होते, लेकिन हो सकता है आप गड्ढे में भी डूब गए होते आपके पिता का बिजनेस। बहुत सारा कोविड-19 एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें आपने देखा कि स्वरोजगार, बहुत सारा मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो थे वो ठप हो गए, और मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसेस सब स्वरोजगार से जनित थे। ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर का जो स्वरोजगार था वो बिल्कुल ठप हो गया। तो कोविड-19 ने ये कोविड-19 की चुनौती हमको एक दूसरा चश्मा देती है। उस चश्मे को लगाकर देखिए कि क्या हम वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारी की योग्यता रखें या हम स्वरोजगार की योग्यता रखें। हमें पहले अनुभव और वेतन से कुछ धन संचित करके ही स्वरोजगार की तरफ चलना होगा। हम बिना वेतन, और हम ठीक है 100 में से 50 या 20 लोग स्वरोजगार के माध्यम से अपना रोजगार बनाएं, लेकिन 80 लोग आज भी वेतन भोगी होना चाहते हैं। उनको वेतन
आवश्यक है, क्योंकि उनको रेगुलर इनकम नहीं आएगी तो उनका परिवार जो उन पे निर्भर है वो आर्थिक संकट पे आ जाएगा। जिस परिवार के पास 2 वर्ष या 4 वर्ष अपने संसाधनों से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने का धन है, वह तो स्वरोजगार की तरफ जाए, क्योंकि स्वरोजगार में हो सकता है कभी फायदा हो तो कभी नुकसान हो। मेरे प्रोफेसर राय साहब बैठे हैं, इनके भी 3 बच्चे हैं और तीनों स्वरोजगार कर रहे हैं। इनका अपना अनुभव ही, वो दोनों तीनों बच्चे मेरे भतीजे हैं, मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे अपने भाइयों, बंधुओं और अपने परिजनों के बच्चों को देखा है। जहां स्वरोजगार है वहां पे कभी मुनाफा ज्यादा है तो कहीं मुनाफा कम है, और अगर मुनाफा कम है तो उनके पिता का पैसा ही उनके बच्चों के समर्थन में खड़ा होता है, उनके पिता की संसाधन ही उन बच्चों को सपोर्ट करती है। जिन परिवारों के पास पिता का संसाधन नहीं है, क्या वह स्वरोजगार में सरवाइव कर पाएंगे? वो तो क्या होंगे, हैंड टू माउथ हो जाएंगे। ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। हम किस समाज में स्वरोजगार के सपने दिखाकर युवाओं को दिशा भ्रमित कर रहे हैं? हम अपने बच्चे को, राय साहब ने सपोर्ट कर लिया, वो बच्चा आगे बढ़ गया, अलग बात है, लेकिन सब बच्चे, सब पिता राय साहब नहीं हो सकते, सब पिता विनोद चंद्रा नहीं हो सकते, सब पिता संजय नहीं हो सकते, सब पिता, जो बहुत सारे ऐसे पिता हैं जिनके पास वो बच्चों को पढ़ाने के बाद उन पे निर्भर थे कि किसी तरह हमने पढ़ा दिया, अब ये हमारे परिवार का गुजारा करेगा, हमारे लिए धन लाएगा, हमारे लिए कुछ पैसे कमा के लाएगा, तो इसकी माँ, इसकी दादी और इसका मेरा इलाज हो सकेगा और मैं अपना भोजन व्यवस्था कर सकूंगा। वो पिता की, आप उस पिता की कभी कल्पना करिए कि उसके लिए स्वरोजगार अच्छा है या वेतनभोगी कर्मचारी का पद अच्छा है। उसे तो रेगुलर सैलरी चाहिए ना। और अभी इस समाज में बहुत सारे, लगभग 60 से 70% लोग इसी वर्ग में हैं जिनके घर में रेगुलर तनख्वाह आनी आवश्यक है। आप उठा के देखिए, सुबह से शाम तक न्यूज चलती है, सुशांत सिंह और रिया और कंगना को छोड़ दीजिए, और न्यूज देखिए कि ईपीएफ से पैसा लेने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो था, हमने जमा किया था, जब कोविड-19 आया तो हमको उस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो हमारा पैसा था हम वो वापस लेने की कोशिश कर, यानी वो वेतनभोगी व्यक्ति जो ईपीएफ जमा करता था वो उसका सहारा बनता जब वो नौकरी से निकल जाए। यानी नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, हमको नौकरी देना बहुत आवश्यक है। और ये सरकारों की, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की यह मौलिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने युवाओं को, अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को वेतनभोगी, कम से कम वेतन प्राप्त करने लायक तो बनाएं और वेतन की व्यवस्था करें। काम लीजिए उनसे, उनको वेतन का प्रबंध करिए। आप काम नहीं दे पा रहे हैं, आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद आप सीधे ये कह देते हैं कि स्वरोजगार करिए। ये बड़ी चुनौती है रोजगार की। मैं मानता हूं कि भारतीय युवाओं को के समक्ष एक जो बाजारवाद है, जिसने उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहते, उसकी डिजायर्स, उसकी एस्पिरेशंस को बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ ये बाजारवाद की चुनौती वो झेल रहा है। उसको डिजाइनर कंपनी के चश्मे चाहिए, डिजाइनर कंपनी के जूते चाहिए और तमाम तरह की सुविधा की चीजें चाहिए, दूसरी तरफ नौकरी नहीं है। वो पिता से कहता है, और आप पढ़िएगा, मेरे पास डेटा है, केवल गाजियाबाद जिले में 147 सुसाइड हुए। मैं सुसाइड पे रिसर्च कर रहा हूं आजकल। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा अभी एकदम से याद आया, फ्लैश किया दिमाग में। 147 युवा गाजियाबाद में पिछले 3 माह कोविड इसके दौरान, नोएडा में, सॉरी गाजियाबाद नहीं, नोएडा में 147 युवाओं ने सुसाइड कर लिया। जो युवा अपनी नौकरियों से निकाल दिए गए थे या और भी किसी आर्थिक झंझावात से जूझ रहे थे, वो 3 माह में 147 युवा एक छोटे से नोएडा शहर में सुसाइड करता होगा। तो आप कल्पना करिए कि पूरे भारत में युवाओं के ऊपर इस आर्थिक चुनौती का कितना बड़ा बोझ आया, और वो किस एंजाइटी, डिप्रेशन और लीडिंग टू सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ बढ़ा। मैं अगले पक्ष की तरफ आऊंगा। आप देखिए कि ये उसकी आर्थिक संकट है। कोविड-19 ने एक चश्मा दिया है आप सब मेरे प्रिय युवा साथियों और विद्यार्थियों के लिए कि क्या हमें रोजगार परक शिक्षा चाहिए, कि हम रोजगार ले लें। हम इस तरह का रोजगार, और शासन और प्रशासन और सरकारों से मेरी दलील है, मेरी सिफारिश है, मेरी गुजारिश है और मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इन युवाओं को भ्रमित मत करिए, इनको रोजगार देने का काम करिए।
और रोजगार जो आप रोजगार के लिए आपको धन चाहिए, मुझे पता है तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप हेलो। पूंजीपतियों के लोन को एग्जेम्प्ट करके सारा पैसा आप वहां से उनका लोन एनपीए से वापस लीजिए और पैसा लीजिए। देश का 10 आदमी फोर्ब्स की मैगजीन में अधिकतम जो पैसे वाले लोग हैं विश्व के, उनमें नाम ले लेता है। और यहाँ पर देश के करोड़ों लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ये कैसा देश है जिसमें आर्थिक असमानताएं पिछले 40 सालों में, 30 सालों में, 10 सालों में बढ़ती जा रही हैं। आप उसको बढ़ाने का और काम कर रहे हैं। आप उसको कम करने पे अपनी चर्चा कीजिए। उस चर्चा ही को में नहीं बल्कि युवाओं के साथ जुड़िए, युवाओं की इस रोजगार की समस्या से जो दो चार होइए और समझिए कि युवाओं को कैसे हम रोजगार दे सकते हैं। रोजगार के नाम पे स्वरोजगार का लुभावना सपना मत दिखाइए। मेरे सरकार, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस देश के युवाओं ने इस देश की आजादी में अपनी आहुतियां दी हैं। इस देश के युवाओं ने सड़कों पे खड़े होकर अपने वस्त्र जलाए हैं गांधी के नेतृत्व में। उस देश के युवाओं के साथ क्यों ऐसा आप अत्याचार करने के लिए खड़े हैं? क्यों, मतलब कौन सा अधिकार आपको मिल गया कि आप युवाओं से झूठ बोल रहे हैं? मेरे प्यारे युवाओं, तुमको आगे आना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा कि मेरे साथ इस प्रकार का लुभावना वादा मत दो। मुझे रोजगार मेरा अधिकार है। पहले मुझे अधिकार था, आज पढ़ने के बाद रोजगार मेरा अधिकार है। यह आपके हर मस्तिष्क में होना चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिला तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। मैं खुल के कहता हूं, मैं एक शिक्षक हूं। रोजगार आवश्यक है और ज्ञान और शिक्षा की ये जो परंपरा है वो आपको बिना पढ़े भी, आपकी दादी ने कोई बीए नहीं पास किया होगा लेकिन वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी नहीं, ज्ञान के लिए बुद्धिमत्ता, विजडम जरूरी है, अनुभव जरूरी है, परंपराएं और तमाम अन्य कारक जरूरी हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा के मंदिर में डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपको रोजगार मिलना ही चाहिए। आप ये कह नहीं सकता सरकार कि मैंने आपको शिक्षित कर दिया, ज्ञान दे दिया और अब आप जाइए बाजार में खड़े हो जाइए, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ना मिले तो स्वरोजगार कर लीजिए। नो, दिस इज योर पायस एंड आई कैन से कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। राज्य की यह एक अनिवार्य जिम्मेदारी है कि शिक्षा देना और शिक्षा के उपरांत रोजगार देना। अगर आप शिक्षा और रोजगार उचित नहीं दे पाए तो यह 40-50% की जनसंख्या के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुमको खड़े होना पड़ेगा अपने रोजगार के लिए और अपनी शिक्षा के लिए। तीसरी चुनौती, हो सकता है मैं कुछ समय ज्यादा ले रहा हूं लेकिन तीसरी चुनौती को संक्षेप में कर दूंगा, बहुत दिल की बात है, सुन लीजिए। तीसरी चुनौती कोविड-19 ने बड़ी हम सब के सामने रखी, जिससे हमें पता लगा कि भारत का युवा, हेलो, हाँ, भारत का युवा हाँ सर, थोड़ा सा वाइड करिए। हाँ, किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से गुजर रहा है। हमारे भारतीय युवाओं के मध्य मेंटल हेल्थ का कोई इशू कभी डिस्कस नहीं किया जाता। मेंटल हेल्थ ऑफ द यंग पीपल इज द प्राइम इशू। हम ये मानते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण इशू है। हमारे बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है युवा का, ना तो उसको समाज देखता और दुर्भाग्य से उसके परिवार भी नहीं ध्यान देता और उसका शिक्षण संस्थान भी नहीं ध्यान देता। और रश्मि अगर यहाँ बैठी होंगी तो जो सहमत होंगी कि हमारे भारतीय परिवेश में युवाओं के मस्तिष्क के ऊपर कोई किसी प्रकार की चुनौती तो देखी ही नहीं जाती, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसको अनुशासन, संस्कार, बड़े बड़े टर्म्स के नाम पर उसको वाइप आउट कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड दिस हैज बीन shown by the COVID-19 situation। मुझको अभिनीत कह रहे हैं कि समय कम है, इसको वाइप कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। तो भाई मैं अब कम करता हूं अभिजीत, क्योंकि मैंने तो बता दिया था ये कि मेरा पसंदीदा विषय है, मुझसे घंटों क्या पूरे दिन इस पे चर्चा कराओगे तो मैं बात करूंगा। और मेरे विद्यार्थी चूंकि यहाँ बैठे हैं वो मुझको सुनना चाहते थे, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ रख रहा था कि मेंटल हेल्थ
किस तरह से युवाओं की एक बड़ी चुनौती है जिसको कोविड-19 ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। और हमारी सरकारों को हमारे युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चिंतन करना चाहिए, उसकी नीतियां बनानी चाहिए। और जब तक हम युवाओं के स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना नहीं करेंगे, हम उसके स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण में राज्य का सहयोग नहीं करेंगे, और राज्य जब तक सहयोग नहीं करेगी स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण में, हमारा युवा राष्ट्र में स्वस्थ तरीके से अपना योगदान नहीं दे पाएगा। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मैंने बहुत सारे अध्ययन किए कि कैसे एक आभासी दुनिया उसको वास्तविक दुनिया के दायरे से निकालकर अपनी आभासी दुनिया, अपने आभासी संबंधों में जकड़ती जा रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम परिवार में रह रहे हैं, बच्चे परिवारों में, लेकिन परिवार से रहने के बाद भी परिवार से दूर होते जा रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो समाजशास्त्री विषय है, डिस्कस करेंगे कि कैसे अपनी माँ से, कैसे अपने पिता से बच्चा दूर होता जा रहा है टेलीफोन के माध्यम से। ये बहुत बड़ी चुनौती है। वो आभासी दुनिया में 500 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाकर वो महसूस करता है कि मेरे 500 दोस्त हैं। सतीश जी के बचपन के दोस्त 4 होंगे, मेरे 5 होंगे, इससे ज्यादा दोस्त बचपन में नहीं होते थे। और आज भी सतीश जी के यहाँ कोई संकट खड़ा हो जाए तो वो 5 दोस्त कहीं भी होंगे, वो आएंगे, वो खड़े होंगे, वो इनके साथ अपना सुख दुख साझा करेंगे, वो फ्रेंडशिप। और ये जो हमारे आज के युवा हैं जिनके 500 फेसबुक फ्रेंड हैं, वो जब फोन पे बता भी दें कि आज मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो 500 में 5 बच्चों का फोन कॉल वापस नहीं आएगा, कहने को 500 फ्रेंड है। तो ये आभासी दुनिया की एक मकड़ जाल में हमारा फंसा हुआ युवा वास्तविक संबंधों से कैसा दूर होता जा रहा है, यह भी एक बड़ी चुनौती। हमको इसके ऊपर भी नजर रखनी होगी। हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से पर्सनल और फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रेंड होते जा रहे हैं। हम एकाकी समाज की तरफ चल पड़े हैं, और यह हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय समाज संयुक्त परिवार का एक बहुत सुंदर और सशक्त उदाहरण हुआ करता था, और जिसकी वजह से परिवार और समाज हमारा आज तक प्रगति करता रहा। लेकिन दुर्भाग्य से हम एकाकी समाज की तरफ जा रहे हैं, और ये कोविड-19 ने हमको दिखाया है कि किस तरीके से हम एकाकी हो चले हैं। हमको इस पे भी चिंतन करने की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम आपसे कभी अगली चर्चा में शेयर करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य युवाओं का किस प्रकार से प्रभावित हुआ है पिछले 10-15 वर्षों में, और उसमें तकनीकी का कैसा बड़ा योगदान है। अगर तकनीकी हमको सुविधा दे रही है, हमको बहुत अच्छा सक्षम व्यक्ति भी बना रही है, तो दूसरी तरफ हम मानसिक रूप से हमारे ऊपर हावी भी होती जा रही है, जहां हम मानसिक रूप से रोगी होते जा रहे हैं, हम मानसिक रूप से अशक्त होते जा रहे हैं। इसीलिए तो हम सुसाइड करते हैं, इसीलिए तो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं और अल्कोहल पी रहे हैं। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, एंजाइटी और स्ट्रेस और सुसाइड और ड्रग और अल्कोहल नहीं लेंगे। इसका मतलब है, आप रिसर्च उठा के देखिए कितने यूथ इस तरफ चलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के मस्तिष्क के स्वास्थ्य के ऊपर भी इन सरकारों को, इन समाजों को, इन जिम्मेदार व्यक्तियों को, संस्थाओं को ध्यान देना पड़ेगा। कोविड-19 ने ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने उजागर की है। तो मेरे प्रिय युवा साथियों, मैंने अपने उद्गार, अपने अनुभव आपके समक्ष रखे, ये जानते हुए कि कुछ आप सहमत होंगे और कुछ आप असहमत होंगे। आपकी असहमति भी मेरे ज्ञानवर्धन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आप अपनी असहमति भी दें, और यदि सहमति होगी तो आइए चलें हम सब मिलकर इस समाज के पुनरुद्धार के लिए, इस समाज के पुनर्निर्माण के लिए युवा शक्ति का आह्वान करें, और दल की राजनीति से उठकर युवाओं की शक्ति का आह्वान करें, और युवाओं के साथ कोई भी दल, कोई भी सरकार अत्याचार करे तो अपनी आवाज उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझको बड़े धैर्यपूर्वक और सहनशीलता से सुना, मैं उसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और अपनी वाणी को स्थगित करता हूं, क्योंकि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं वाणी को विराम नहीं दूंगा। ईश्वर ही मेरी वाणी को विराम देगा। मैं सिर्फ स्थगित करने के लिए आप सबसे अनुमति मांगता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, आयोजक मंडल का, प्रोफेसर सतीश राय का, अंशुमाली जी का, रश्मि सोनी जी का,
ऐश्वर्या जी का और तमाम डॉक्टर अखिलेश पाल जी का, सबका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने, नीलम है, अजय हैं, तमाम मेरे शिक्षक साथी भी मौजूद हैं यहाँ, सुनील हैं, ये सब मेरे शिक्षक बंधु हैं और मुझको ये सुनना चाहते थे, इसलिए मेरे साथ 1 घंटे बैठे हैं। और मैं सारे विद्यार्थी जन से, विद्यार्थी समूह से, युवाओं से, आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप जुड़ें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर युवा शक्ति के संवर्धन के लिए काम करें। और जिस दिन इस युवा शक्ति का संवर्धन होगा, इस राष्ट्र का निर्माण होगा। यही गांधी ने किया था और यही आप सब करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मन तो नहीं था कि आपको रोका जाए, इतना अच्छा लग रहा था कि बस मन ये था कि सुनते ही चलें, मगर क्योंकि समय की भी बाध्यता है तो इसलिए बीच में कहना पड़ा। हालांकि एक विचार से तो मैं भी हर विचार से सहमत हूँ, मगर एक विचार से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि शिक्षा और योग्यता के अनुसार रोजगार, ये दो ही फंडामेंटल राइट्स होने और उसे मिलना चाहिए। तो शिक्षा तो होनी चाहिए, योग्यता के अनुसार रोजगार। हम विचार सब सम्मत। आगे बढ़ाओ अमित जी। हाँ अमित जी। भैया बोलिए। और है हाँ आगे 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 इनवाइट करिए, मुझे एक और सेमिनार में बैठना है। अभिजीत सर को इनवाइट करिए, उसके बाद ये संजय जी को इनवाइट करिए। नहीं संजय जी को सुन लीजिए सर, हमारा हाँ, संजय जी को इनवाइट करिए। ऐसे आमंत्रित करना होगा कि वो और भाई आवाज ठीक नहीं आ रही है सर, आप इनवाइट कर लीजिए संजय। मैं संजय जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे ऐसे एक बहुत महान कार्यक्रम में से कहूँगा मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस राय सर को मैं बधाई, उनको जो है कांग्रेस में जिम्मेदारी मिली है, उनकी रुचि के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार। एक बड़ी समस्या जो मुझे बार बार समझ में आती थी कांग्रेस में कि ट्रेनिंग की जरूरत, एक कैडर निर्माण की जरूरत है कांग्रेस में, जो कि नहीं चल रहा है। आला कमान ने उस पर विचार किया, एक कमेटी बनाई है, आपको शामिल किया गया है, निर्मल खत्री जी पूर्व अध्यक्ष और हनुमान त्रिपाठी जी भी हैं उसमें। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। प्रोफेसर आपको जो है मैं धन्यवाद करूंगा, बहुत दिनों बाद उनको सुनने का मौका मिला है। बढ़िया बात रही, बहुत बढ़िया जानकारी उन्होंने दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और अभिजीत छोटे भाई, इनको मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मंच पे मुझे इनवाइट किया गया। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं रहा, मैं शुद्ध रूप से राजनीति में रहा, लखनऊ विश्वविद्यालय का नेता रहा। मेरे अपने जो विषय थे वो इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी था मेरे पास और सोशल वर्क, 3 सब्जेक्ट थे। बाद में मैंने लॉ किया, LLM किया, लेकिन रुचि ज्यादा राजनीति में होने के कारण मैं अपने विषयों पे भी मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया। हाँ, समाज में मेरा उठना बैठना और समाज को अध्ययन का मेरी रुचि रही है हमेशा। मैं मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में आके मैं 92 से राजनीति, लखनऊ विश्वविद्यालय से कांग्रेस की राजनीति करने लगा। लेकिन आजमगढ़ में जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, राहुल सांकृत्यायन जी के गांव के बगल का मेरा गांव है, और कुछ मेरा भी जो ज्ञान है
वो घूमने से प्राप्त हुआ है, घूमने से समाज के बीच में उठने बैठने से प्राप्त हुआ है। राजनीति में आने का मेरा एक कारण भी, समाज में घूमते फिरते मैं गाँव की स्थिति देखता हूँ, मुझे गांव से बहुत प्रेम है और गांव की जो इस समय वर्तमान में स्थिति है, जो किसानों की स्थिति है, उनके बच्चों की स्थिति है, उससे मैं बड़ा अपने आप को दुखी पाता हूँ। गांव में किसान पहले संयुक्त परिवार लेके चलता था। एक संयुक्त परिवार में बच्चे एक चंद बीघे खेत पे बच्चे पलते थे, पढ़ते थे, लड़कियों की शादी होती थी। बाद में एक ऐसा युग आया और मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नींव रखी थी, उसमें जो सरकारी उपक्रम बनाए गए या फैक्ट्रियां बनाई गई कि गांव में लड़के पढ़ लिख के गांव पे जो जमीन पे बोझ था, जमीन की पैदावार पे बोझ था, वो बोझ को कम करने का काम हुआ। बच्चे बाहर नौकरी करे और उन्होंने रोजगार के बल पे ही गांव की कृषि को भी और अपने किसान परिवार को उन्होंने मजबूती प्रदान की। मगर आज मैं देख रहा हूँ कि गांव में एक तो चूंकि आगे रोजगार नहीं है, तो गांव में बच्चे जुआ खेलते हुए मुझे मिलते हैं और गांव में नशा करते हुए, और जब उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियन से बात करिए तो ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ के करेगा क्या, आगे तो कुछ है नहीं, उसको रहना तो ही नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं, जैसे चंदा साहब कह रहे थे, दो शिक्षा व्यवस्था है, वो प्राइमरी तक बच्चों को पढ़ा देंगे किसान, गरीब, मजदूर, लेकिन उससे आगे की नहीं सोचते हैं और बच्चे बहुत कम उम्र में नशे की लत में और अशिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। और ये शायद एक देश के विकास के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ध्यान रखा गया है, प्रोफेसर विनोद चंद्रा साहब ने जो बात कही कि वो शिक्षा बेकार है जिसके आगे रोजगार ना हो। रोजगार लक्ष्य होना चाहिए। रोजगार वो एक स्वप्न परी के समान है जिसकी चाहत में शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में, कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ाई के बाद रोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं बच्चे गलत प्रवृत्ति से बचे रहते हैं जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन बिन रोजगार शिक्षा बेकार है, मेरा भी वही मानना है। मैं बहुत मेरा शोध नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि उस देश का विकास नहीं हो सकता जहां बच्चों को रोजगार न मिले और रोजगार परक शिक्षा ना हो, तो वो शिक्षा बेकार है और उस देश का कतई विकास नहीं होता। हम आज से 5-6 साल पहले जिस दिशा में बढ़ रहे थे, निश्चित रूप से बजट कम था, लेकिन ये सोच नहीं थी, समाज में ये सोच पैदा नहीं की जा रही थी कि स्वरोजगार और समाज को बरगलाने का काम नहीं था। इससे पहले जो आज हो रहा है, हमें अपने समाज को, अपने नौजवानों को और नौजवान के गार्जियन को भी एक बार जागृत करना पड़ेगा। और वो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और हमारा संगठन और जो अभी वर्तमान जो हमारी कमेटी बनी है, जिसमें सतीश राय साहब हैं और बाकी सीनियर नेता लोग हैं, उस कमेटी को और बढ़ा के हम गांव-गांव जाएं और रोजगार परक शिक्षा के लिए जागृत करें और उनको साथ जोड़कर हम सरकार पे दबाव बनाएं कि हमारी जो शिक्षा हो वो सामने हमारे रोजगार हो, और जो सरकारी उपकरणों का बेचने का काम हो रहा है, इस पे तत्काल प्रभाव से इस पे रोक लगनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जय हिंद। आपने मुझे इनवाइट किया, आप लोगों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। एक और जानकारी देनी थी सभी को कि चैट बॉक्स में सर्टिफिकेट का लिंक है, सभी लोग उस लिंक पर क्लिक करके फीडबैक फॉर्म भरें और फीडबैक फॉर्म भरने के बाद अपना सर्टिफिकेट अपने मेल पर प्राप्त करें। इसके बाद मैं हमारे राष्ट्रीय समन्वयक श्री सतीश राय सर को उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा। सतीश सर। थैंक यू अवनीत। मैं
जो 9वीं कड़ी गांधी 150 व्याख्यान माला का क्रम राजीव गांधी स्टडी सर्किल के विद्यार्थी सचिव मंडल राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मुख्य इकाई से अलग हट करके जिसकी शुरुआत की, उसकी 9वीं कड़ी में आज एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर बहुत विस्तार से और बहुत सटीक तथ्यों के साथ श्री डॉक्टर विनोद चंद्रा जी ने, जो हमारे राज्य समन्वयक भी है, उन्होंने आपका उद्बोधन किया। बिल्कुल उचित उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है अगर वो रोजगार नहीं दे सकती तो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य जो युवा का है उस पर सवालिया निशान खड़ा होगा और उसके परिणाम बहुत तरह से खतरनाक हो सकते हैं। और जिस तरह से इस कोविड की दुनिया ने 3-3.5 दशक से जो भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा था, उसने जो एक खास तरह की दुनिया खड़ी की थी, एक बाजार का वर्चस्व स्थापित किया था इस दुनिया में, वो वर्चस्व जिस तरह से टूटा, और यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस भूमंडलीकरण को इस कोविड के एक वायरस ने पूरी तरह से नंगा करके चौराहे पर खड़ा कर दिया। भूमंडलीकरण के दौर ने एक खास तरह का युवा सृजित किया, शिक्षा की एक खास तरह की व्यवस्था सृजित की, जिसकी ओर विनोद चंद्रा जी ने विस्तार से फोकस किया कि 2 तरह की शिक्षा और 2 तरह के हिंदुस्तान का सृजन। एक वो जो कैंपस से निकलता है तो 2-3 नौकरियां जेब में लेकर के निकलता था, और दूसरा वो जिसके सामने बिल्कुल अंधेरा। ये जो 2 तरह का हिंदुस्तान था, और जिस भूमंडलीकरण ने जो ऐसा हिंदुस्तान और ऐसी दुनिया भी बनाई, उसमें औद्योगिकीकरण के साथ साथ शहरीकरण को उत्तेजित किया, उत्प्रेरित किया। लेकिन आपने देखा कि एक वायरस ने जैसे अचानक हवा निकाल दी जाए, बिल्कुल एक रिवर्स प्रोसेस, एक डीग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, एक डीअर्बनाइजेशन का प्रोसेस देश में खड़ा हुआ। और इसी बीच नई शिक्षा नीति परोसी गई देश के सामने, और उस नई शिक्षा नीति में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को, जब सारी दुनिया में कहीं न कहीं प्राइवेटाइजेशन से विमुखता की स्थिति इस कोरोना काल में उभर करके आई है, तो भारत में जिस तरह से सरकार का निवेश मिनिमाइज किया जा रहा है और निजी क्षेत्र के हाथ में देश की शिक्षा व्यवस्था सौंपने की तैयारी हो चुकी है, उससे वो जो खतरा है कि 2 तरह का जो हिंदुस्तान बन रहा था वो खतरा और ज्यादा उत्तेजित होगा और ज्यादा उत्प्रेरित होगा। और आने वाले दिनों में आर्थिकी की स्थिति जो है वो बेहद खतरनाक रूप लेने जा रही है। आज ही -23.9% पे जीडीपी एक तिमाही की पहुंची है, लेकिन ये केवल लॉकडाउन और साथ के जो ठहरावग्रस्त काल है, ये जो रिवर्स प्रक्रिया है विकास दर की, ये वस्तुतः उससे पहले शुरू हो चुकी थी, और इसने बहुत ज्यादा, इस दौर ने उसे बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया। तो सरकार की अपनी सीमाएं हैं। 70 वर्ष में बहुत सारे जो सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी थी ग्लोबलाइजेशन के पहले, सरकार सबसे बड़ी पूरे रूप में उसका विकास हुआ राज्य सत्ता का। और जिस तरह से एक लेदर स्टेट के निर्माण के लिए राज्य सत्ता की भूमिका आर्थिक क्षेत्र में मिनिमाइज करने का जो दौर था ग्लोबलाइजेशन का, उसके बाद आज जो परिस्थितियां हैं, आज वो परिस्थितियां फिर एक बार गांव तरफ भागता हुआ जवान आपको दिखाई दिया। गांव पाचन शक्ति समाप्त हो चुकी है। पढ़ा लिखा आदमी जो कहीं न कहीं इस ग्लोबलाइजेशन दौर में कहीं जाकर के शहरों में उसने कुछ काम धाम कहीं प्राप्त किया था,
जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो राजनीतिक नेतृत्व ने अपील की कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखें, लेकिन आपने देखा कि जहां छठ गिरा दूसरे दिन से सबने हाथ खड़े कर दिए, कमाया धमाया एक आध महीना खाया और उसके बाद करोड़ों की संख्या में आदमी सड़क पर चल पड़ा, अपने गांव के से वापस लौटने लगा। आज गांव की पाचन शक्ति जब खत्म हुई थी तभी तो वो निकले और वो लौट के आए, तो जो गांव के हालात हैं वो पैसे कहीं ज्यादा खराब हुए हैं और उनकी पाचन शक्ति उन्हें पचा पाने की नहीं है। तो एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है। इस कोविड का संकट बढ़ रहा है लगातार, लेकिन एक बार फिर गांव में रोटी लाले, जब मनरेगा का काम भी शिथिल हुआ तो रोटी के लाले पड़े। एक बार फिर रेलगाड़ी आपको भीड़ शहर की तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है। ये शहर में भी अभी काम नहीं है। तो रोजगार का एक बड़ा सवालिया निशान आज के युवा के सामने खड़ा है और सरकार जो ने जगह जगह निवेश किए थे और राजस्व का संकट है, उसी निवेश को भुना करके कहीं संक्रमण काल जो है वो पार करने की कोशिश करती हुई सरकार पूरी दे रही है। और इसमें शिक्षा के प्रति जो सरकार का उपेक्षात्मक रवैया था, जिसके लिए हम उम्मीद करते थे कि जो नया चुनौतीपूर्ण दौर आ रहा है, आया ये कोविड और जो पोस्ट कोविड का दौर आएगा, इसमें सरकार अपने उत्तरदायित्व बढ़ाएगी, लेकिन शिक्षा से सरकार का जो पलायन दिखाई दे रहा है और रोजगार की जो चुनौतियां हमारे सामने है, उसमें आने वाला समय कठिन है और कहीं न कहीं एक दिग्भ्रमी और दिशाहीनता की स्थिति है। इस पोस्ट कोरोना पीरियड में हम अपनी शक्ति का किस तरह रचनात्मक नियोजन करें, ये एक बड़ा यह प्रश्न है। बहुत बड़ा यह निशान देश के सामने खड़ा है, दुनिया के दूसरे देश के सामने भी खड़ा है। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, ये सब नारे हिंदुस्तान में नहीं उभर करके आए हैं। ये सब नारे गौण हो गए थे ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में, लेकिन ये सब नारे सारी दुनिया में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो हालात है, अगर ये नारे कुछ साकार स्वरूप लेते हैं तो कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह की नीतियां दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन और बढ़ जा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट सेक्टर है उसने जिस तरह से कोविड के दौर में मानवीय सरोवरों से अपना हाथ खड़ा किया, ये साबित हो कि बाजार मुनाफा तो हो सकता है, ये बाजार कभी सक्षम नहीं हो सकता। और आज भी संरक्षण के लिए आज किसी की तरफ सबसे ज्यादा दिख सकता है तो राज्य की तरफ दिख सकता है। तो सारी दुनिया में कहीं न कहीं एक आर्थिक राष्ट्रवाद की चिन्ह और सरकार की भूमिका का कई क्षेत्रों में विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो पलायन की स्थिति है उससे नहीं लगता कि इस निजी क्षेत्र के भरोसे तो बहुसंख्यक युवा है। जो दो तरह के हिंदुस्तान की बात विनोद चंद्रा जी कर रहे थे, उसमें जो दूसरे तरह के हिंदुस्तान में जो वंचित युवा है, जो उस प्रतिस्पर्धा में नहीं खड़ा हो सकता, वो उस युवा के साथ का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो सामने आज रोजगार का बड़ा संकट है, शिक्षा का संकट उसके साथ जुड़ करके उभर के आया है। इस साल की इस शैक्षणिक सत्र की स्थिति है कि जो तमाम महाविद्यालय बड़ी बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे, उनके पास इतने फॉर्म नहीं आए हैं कि वो प्रवेश परीक्षा करा सके। और जो लड़का फॉर्म भर रहा है तो उनकी कोशिश है कि किस तरह फीस भी वो जमा कर दे। तो जो इनटेक है शिक्षा संस्थानों में वो घटा है। ऑनलाइन एजुकेशन की क्या स्थिति है उस पर विनोद चंद्रा ने फोकस किया। तो कठिन चुनौती के दौर में हम हैं और इस दौर में कहीं कहीं युवाओं को अपने भविष्य की एक सुनिश्चित राजनीतिक समझ, आर्थिक समझ और सामाजिक समझ बनानी पड़ेगी। एक और अभी सेमिनार है दरभंगा का, 3 बजे से बैठना है मुझे,
मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और अभिनीत से चाहूंगा कि वो अब इस आज के आयोजन का समापन घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं समापन की घोषणा करूं, मैं देख लेना चाहूंगा यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो छोटे छोटे समय में हाँ, वो वो करा अपने लो। प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ज्योति तिवारी जी मुझे दिख रही हैं, अगर वो प्रश्न पूछना चाहती हैं, हैंड रेस किया हुआ है उन्होंने, पूछना चाहती हैं